giving on whatever we have done up till now. This is my habit और ये सारे टॉपिक्स का बना के दूंगा. Now India's 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी: इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, और बोथ इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग. बोथ इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग, बट इंटेंशन होना चाहिए रेंटल्स कमाने का या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने का. तो ये इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग माना जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये इन्वेस्टमेंट में मैं रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में भी कर सकता हूँ, कमर्शियल प्रीमाइसेस में भी कर सकता हूँ, और मैं उसको रेंट पे इंडिविजुअल को भी दे सकता हूँ, मैं उसको रेंट पे कोई कंपनी को भी दे सकता हूँ. देखो ना, मेरे पहले एग्जाम्पल में मैंने रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस लिया था. जो बच्चों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया है ये एग्जाम्पल सबको मालूम है. रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और इंडिविजुअल को दूं या कंपनी को दूं, लेकिन रेंट कमाना ऑब्जेक्टिव है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अगर मैं कमर्शियल प्रीमाइसेस खरीदूं और कंपनी को रेंट पे दूं तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. मैं फार्मा कंपनी होते हुए एक जमीन खरीदूं, उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करूं और आज बेचूंगा नहीं, एप्रिसिएशन का वेट करूंगा, तो मैं बिल्डर नहीं हूं, फार्मा कंपनी हूं. फार्मा कंपनी होते हुए भी अगर मैं प्लॉट्स परचेज कर रहा हूं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इंटेंशन है एप्रिसिएशन कमाना. या मैं प्लॉट्स ही खरीदूं और भाव आने पे बेच दूं तो फिर से मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है कैपिटल एप्रिसिएशन. मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, उसको भाड़े पे दे दिया, और ये भी इंटेंशन है अगर अच्छा भाव आएगा तो बेच भी दूंगा. जब तक अच्छा इसका मार्केट में एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तब तक इससे रेंट कमाऊंगा. तो यहाँ तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव मेरे फुलफिल हो गए, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद में जो मैंने नेक्स्ट समझाया था वो था लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड. अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, उस पर अप्लाई होगा इंडिया 16 ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. अगर मैं बिल्डर हूँ, रियल एस्टेट एजेंट हूँ और मैं प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ और उसको मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है, प्रॉफिट कमाऊंगा क्योंकि मैं बिल्डर हूँ, क्योंकि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरा धंधा यही है, मेरा बिजनेस यही है. तो वो केस में अनसोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग जो भी पड़ा है मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इन्वेंट्री है एज पर इंडियस 2. अगर मैं किसी के बिहाफ में, कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में बिल्डिंग बना के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले रहा हूं तो फिर ये बिल्डिंग तो मेरी है ही नहीं. वैसे भी मैं तो खाली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमाऊंगा, ये रेवेन्यू कमा रहा हूं मैं. रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंडिया से 115 का स्टैंडर्ड आ जाएगा. लेकिन कोई मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है, मेरी फैक्ट्री है जो मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, लेकिन आज मैंने उसको अबेंडन कर दिया, उसको जगह छोड़ दिया मैंने, और मैं नई फैक्ट्री में अपने पूरे प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दिया. लेकिन अगर आज मैं ये जगह को बेचना चाहता हूँ सेम कंडीशन में, इमीडिएटली, विदाउट डूइंग एनी अदर फर्दर वर्क, इस पर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कराना चाहता हूँ, जैसी है वैसी की वैसी कंडीशन में बेचना चाहता हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इस पे अप्लाई हो जाएगा इंडियाज 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. तुम बोलोगे सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा के 6 महीने बाद बेचेंगे तो फिर दिमाग में एप्रिसिएशन आ गया ना, काम कराएंगे एप्रिसिएशन मिलेगा, तो फिर वो केस में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी. इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन दैट केस वो इंडियाज 105 में नहीं आएगा, फिर वो इन दैट केस वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी. इंडियाज 105 तब तक अप्लाई होगा, मैं बोलता हूं मैं इमीडिएटली बेचना चाहता हूं, आज की आज बेचना चाहता हूं, जो कंडीशन है उसी में, लेकिन थोड़ा काम करा के बेचूंगा. अगर एप्रिसिएशन दिमाग में आ गया तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा. पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, मेरी फैक्ट्री थी, ट्रांसफर केस बन जाएगा. टुवर्ड्स एंड बताऊंगा ट्रांसफर केस. सो ये फिर पीपी से निकल के बन जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इंडियाज 105 तभी अप्लाई होगा जब मैं बोलता हूं मैं आज जो कंडीशन है उसी में बेचना चाहता हूं.
कोई मेरे को अच्छा कस्टमर आज मिल जाए, मैं आज बेच दूंगा। सो ये हो गए लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स। लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स, ये उन्हीं के एग्जाम्पल्स थे, और एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। लेकिन मैंने तुमको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। अगर मेरी कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो वेकेंट पड़ी है, मेरे को कोई सूटेबल टेनेंट नहीं मिला, तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं बदल जाएगा। इंटेंशन टू अर्न रेंट है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहने वाला है। लेकिन अगर मैंने कोई लैंड परचेज की है जिसका यूज डिटरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड यूज, अरे अनडिटरमाइंड यूज है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल एप्रिसिएशन दिमाग में चल रहा है। फिर उसके बाद में अगर कोई मैंने लैंड एंड बिल्डिंग मेरे ऑफिस स्टाफ को दिया है, डायरेक्टर्स को दिया है एकोमोडेशन के लिए, और उनसे मैं मिनिमम खाली मेंटेनेंस कॉस्ट लेता हूं, वो कोई रेंट नहीं है, तो ये स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए है। इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज फॉर ओन बिजनेस। फिर उसके बाद बताया था अगर लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ऑपरेटिंग लीज पे दें या फाइनेंस लीज पे दें, तो फिर इंडियस 40 का कनेक्शन आ जाता है इंडियस 116 से। अगर मैं मशीनरी दूं, व्हीकल दूं, या और कोई दूसरा एसेट अगर मैं ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे दूं, तो इंडियस 116। इंडियस 40 का कनेक्शन इंडियस 116 लीज वाले स्टैंडर्ड से तभी आता है जब ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे मैं लैंड या बिल्डिंग दूं। अच्छा, मेरे को करना क्या है इसमें? कुछ नहीं। ऑपरेटिंग लीज पे है ना, ओनर होता है लेसर, क्योंकि लेसर कभी भी प्रॉपर्टी खाली भाड़े पे देता है। लेसी प्रॉपर्टी खुद की नहीं बना सकता ऑपरेटिंग लीज में, तो मेरे को लेसर के बुक्स में जाना है और इंडियस 40 अप्लाई करना है फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दिया है तो लेसर तो प्रॉपर्टी लेसी को दे चुका है, और लेसी ईएमआई दे रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और लास्ट ईएमआई देने के बाद वो प्रॉपर्टी लेसी की बन जाएगी। तो लेसर अपने बुक से एसेट को निकाल चुका है और लेसी अपने बुक्स में एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर बुक कर चुका है। तो लेसी के बुक्स में जाऊंगा मैं और देखूंगा अगर लेसी ये प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है फर्दर किसी को ऑपरेटिंग लीज पे, तो लेसी के बुक्स में जाके हम लोग अप्लाई करेंगे इंडियस 40। लेकिन अगर लेसी ये एसेट खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो इंडियस 40 नहीं, तब इंडियस 16, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। सीधा सीधा है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दे रखा है तो लेसर के बुक्स में जाओ, इंडियस 40 के हिसाब से इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दो। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दिया तो लेसर के बुक्स में नहीं, लेसी के बुक्स में जाओ और देखो लेसी अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज करा है तो इंडियस 16 में जाएगा, तो इंडियस 40 का काम ही खत्म, फिर उसको इंडियस 16 में डील करेंगे। लेकिन अगर लेसी ने उसको वो जो प्रॉपर्टी लीज पे ली है फाइनेंस लीज पे, उसको अगर वो प्रॉपर्टी को फर्दर रेंट पे दे दिया, ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, तो इन दैट केस लेसी के बुक्स में इंडियस 40 अप्लाई करोगे फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। रेंट की अकाउंटिंग, सेल एंड लीज बैक, क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग है क्या फाइनेंस, वो सब इंडियस 16 का काम। यहाँ पे खाली इंडियस 40 अप्लाई करने के लिए किसके बुक्स में जाना है बस वो देखना है। ऑपरेटिंग लीज में लेसर के बुक्स में जाके इंडियस 40 अप्लाई करके इनिशियल रिकॉग्निशन कर लो प्रॉपर्टी की, और इन केस ऑफ फाइनेंस लीज लेसी के बुक्स में चले जाओ इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए, बस आगे कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन वगैरह ये स्टैंडर्ड में नहीं होता लीज का। अभी ये मिक्स केसेस आ गए। मिक्स केसेस में क्या है, एक प्रॉपर्टी में खुद के बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूं, एक प्रॉपर्टी में खुद के बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूं, प्लस में भाड़े पे भी दे रहा हूं, तो दोनों सेपरेबल है क्या? अगर सेपरेबल है, भाड़े जो मैं रेंट पे दे रहा हूं वो पोर्शन सेपरेबल है, सेपरेटली बेचा जा सकता है, तो बेचा जा सकता है, बेच रहा नहीं हूं, अगर बेचा जा सकता है सेपरेटली, सेपरेट लीगल टाइटल दे सकते हैं, तो वो जो रेंट पे दिया है उस पर इंडियस 40 अप्लाई करो, यूज पोर्शन पे इंडियस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है, सेपरेट लीगल टाइटल नहीं दे सकते, तो फिर पूरे प्रॉपर्टी पे इंडियस 16 अप्लाई होगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस।
चलो ठीक आगे। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा था इधर मिक्स केस में। सर, एक प्रॉपर्टी है जिसमें ओनर है ना, ओनर तो खाली 10% प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, 90% तो रेंट पे दे रखा है। तो फिर यूज योर लॉजिक ना, फिर उसके बाद में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लो कि ओनर तो खाली, ओनर का यूसेज बहुत कम है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जजमेंटल हो जाता है। ये मॉड्यूल में ऐसा कहीं नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जजमेंटल हो जाता है कि 90% रेंटल इनकम आ रही है, खाली 10% इनकम ही खुद के बिजनेस की आ रही है सेम प्रॉपर्टी से, जो कि सेपरेबल नहीं है। तो रेंटेड पोर्शन ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लो। ऐसा जजमेंट हो सकता है, मॉड्यूल में नहीं दिया। मॉड्यूल में तो क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं है तो इंडिया 16, सेम प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, रेंट पे भी दे रखा है और सेपरेबल नहीं है, देन इंडिया 16। और फिर उसके बाद में आ गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट। देखो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी दे, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को प्रॉपर्टी दे, अगर विद इन द ग्रुप यूज हो रहा है तो सीएफएस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया और उन्होंने किसी बाहर वाले को दे दिया प्रॉपर्टी रेंट पे, तो सीएफएस में इंडिया 40 अप्लाई होगा। बोलेंगे हमारी प्रॉपर्टी हम खुद यूज नहीं कर रहे, बाहर वालों को यूज कर रहा। फिर आ गया एंसिलियरी सर्विसेज। अगर मॉल में मैंने शॉप रेंट पे दी है और टेनेंट 2 पेमेंट कर रहा है, रेंट का भी पेमेंट कर रहा है प्लस मेंटेनेंस का भी पेमेंट कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन नहीं बदल जाएगा। इन केस ऑफ होटल बिल्डिंग, वहां पे भी जो कस्टमर है वो रूम रेंट भी दे रहा है और रूम सर्विस का भी पेमेंट दे रहा है, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरा धंधा है। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस बिल्डिंग इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। होटल बिजनेस में इंडिया 16 अप्लाई होगा। और उसके बाद आ गए हम लोग, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। वी हैव डन 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस करने के बाद आ गए थे इनिशियल रिकॉग्निशन पे। अरे 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोग ने, और ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए इनिशियल रिकॉग्निशन पे। इनिशियल रिकॉग्निशन में पहला प्रॉपर्टी गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज। तो जैसा मैंने समझाया था, हम लेसर के बुक्स में चले गए और लेसर के बुक्स में 3 केस बने, एक्विजिशन विथ इमीडिएट पेमेंट, एक्विजिशन अगेंस्ट डिफर्ड पेमेंट, एन एक्सचेंज ऑफ एसेट। और अगर फाइनेंस लीज पे दिया है तो एक ही केस बना। लेसी के बुक्स में जाएंगे, लेसी के बुक्स में जाके लेसी जो ईएमआई देने वाला है, लेसी को लेसर ने जो एसेट दिया है, अगर 4 इंस्टॉलमेंट दिया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल मार लो, बस वही इनिशियल रिकॉग्निशन कर देना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक। लेकिन अगर फेयर वैल्यू लो है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन करना। लेकिन लेसर के बुक्स की अगर बात करेंगे तो इमीडिएट पेमेंट वाले प्रॉपर्टी में परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस एनी ब्रोकरेज कमीशन प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब ऐड करोगे, या फिर कोई एक्सपेंसेस इनकर किया है टू मेक प्रॉपर्टी रेडी फॉर रेंटल्स, ये सब ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट डिफर कर रहे हो, अच्छा गलती से भी ना प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट, डे टू डे रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब ऐड मत कर लेना, ये सब पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर डिफर्ड पेमेंट कर रहे हो, डिफर्ड पेमेंट का मतलब है हायर परचेज ही हो गया, पेमेंट फ्यूचर डेट को देने वाले हो। अगर पेमेंट फ्यूचर डेट को देने वाले हो तो जो भी अपन ने पेमेंट किया है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, और जो प्रेजेंट वैल्यूज होगा ना, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं ना, वो डिले इन पेमेंट के वजह से पे कर रहे हैं, वो डिले इन पेमेंट के वजह से हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। ये सब समझाया हुआ, इनफैक्ट मैंने तुम्हारे बैच में ये लिखवा भी दिया, यहाँ पे ये लिखवा भी दिया, इंटरेस्ट इज पेड फॉर डिले इन पेमेंट एंड नॉट फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
और उसके बाद में तीसरा केस क्या, एक्सचेंज ऑफ एसेट। आज एक्सचेंज ऑफ एसेट बहुत डिटेल में किया है। एक्सचेंज ऑफ एसेट, इसमें दो केस बनते हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर एक्वायर्ड एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर एक्वायर्ड एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट बुक वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। अच्छा, कमर्शियल सब्सटेंस के केस में अगर आउटगोइंग एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी है कभी, तो फिर इनकमिंग एसेट और आउटगोइंग एसेट दोनों की फेयर वैल्यू सेम मान लेना। एंड वी हैव डन 8 एग्जांपल्स प्लस 1 क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन विच इज एक्चुअली मॉड्यूल क्वेश्चन। क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मतलब ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस ओनली। मॉड्यूल क्वेश्चंस को ही हमने लाइन से अरेंज कर रखा है। सो ये इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। सो इनिशियल रिकॉग्निशन में लेसर के बुक्स में इमीडिएट पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट, और एसी के बुक्स में तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में। एसेट कुछ साल के बाद में अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो जो पार्ट हमने निकाला है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो उस दिन की बुक वैल्यू से, और नया कॉस्ट, नया खर्चा जो किया है वो ऐड कर दो। सो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में से माइनस डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट, प्लस एड न्यू एक्सपेंसेस जो भी लग गया, और आगे रिवाइज्ड वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे। फ्यूचर में रिवाइज्ड वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे। तो अभी तक इतना करवाया और जितना कराया वो मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को, जितना पहले करवाया उतना पूरा मैंने तुम लोगों को रिवीजन करवा दिया। वो पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया। यस बच्चों, समझा क्या सब लोगों को? रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। जो जो करा रहा हूँ रिपीट करते रहो, बार बार जैसे मैं रिवीजन करता हूँ करते रहो। रिवीजन करते रहोगे ना तो स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि तकलीफ अब नहीं होगी। तकलीफ पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद होती है। फुल सिलेबस खत्म होने के बाद इसको गैदर करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैं रिवीजन लेक्चर्स लेता हूँ ना, ये मैं गलती बोल गया था लास्ट टाइम, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ये प्रीमियर होता है तुम्हारे लेक्चर के एक दिन पहले 10:30 इवनिंग। सो एक बार तभी देख लिया करो यूट्यूब पे, और पूरा लेक्चर देखने से अच्छा है तभी देख लिया करो, या फिर जस्ट लेक्चर के पहले कंप्लीट कर लिया करो। सो दिस शुड बी कंप्लीटेड। सो आज का रिवीजन, ये आज का रिवीजन अपना डन है।